चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे मृदु जल के बारे में। दूसरा कौन सा जल है? मृदु जल, यानी सॉफ्ट वाटर। तो इस वाटर की खासियत क्या है कि इस वाटर में जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज लवण है वो मिले रहते हैं। इसमें खनिज जो है वो मिले रहते हैं, ठीक है। और ये जल जो है जब साबुन के साथ उसको झाग उत्पन्न करेंगे तो वो झाग दे देगा, ठीक है। यानी साबुन के विलयन के साथ वो जब साबुन का विलयन बना देंगे, जैसे साबुन घोल देंगे उसमें, तो झाग बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। मृदु जल में साबुन के साथ झाग बनेगा। और यही जल हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं, ठीक है। यह जल पीने योग्य है और यह जल भी शुद्ध जल है। शुद्ध जल है, लेकिन वर्षा के जल कितना शुद्ध नहीं है, अशुद्ध जल कितना शुद्ध नहीं है। बात समझ में आ रही है? वर्षा का जल का मतलब, वर्षा का जल में जो पहला पानी आता है उसकी बात नहीं हो रही है। पहला पानी जो होगा तो वायुमंडल में जितनी गंदगी रहेगी वो पानी साथ लेके आएगा। अब पानी बहता हुआ जाएगा, बारिश का पानी मिट्टी में से बहता हुआ जा रहा है, तो ये नहीं कि वो बहुत शुद्ध है, वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। जो वर्षा की बूंदे जब एक आध दो बार पानी बरस जाता है, उसके बाद पूरा वातावरण साफ हो जाता है, तब बारिश की जो बूंदे आती है उसको रोप लीजिए किसी बर्तन में, वो पानी शुद्ध होता है, ठीक है। तो ये पानी भी शुद्ध है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि प्रश्न पूछा जाता है कि मृदु जल साबुन के साथ झाग देगा कि नहीं देगा, तो झाग देता है। कौन सा जल पीते हैं हम? मृदु जल। इसी को मीठा जल भी कहते हैं। कौन सा जल? मीठा जल। इसमें खनिज लवण पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। और यह जल क्या है? शुद्ध है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कठोर वाटर। कौन सा? कठोर वाटर। चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे कठोर जल के बारे में, यानी हार्ड वाटर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो मृदु जल है वह साबुन के साथ झाग देता है, उसको पी सकते हैं, ठीक है। यह शुद्ध होता है, देखे हैं। लेकिन उसका उल्टा इसमें सब होता है। यह जल साबुन के साथ झाग नहीं देता। यह जल कैसा है? अशुद्ध है, पीने योग्य नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अंतर हम ये इससे कर लेंगे कि ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कठोर वाटर। क्या कहते हैं? कठोर वाटर। यानी ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता, ठीक है। जो साबुन के साथ झाग दे दे उसे क्या कहेंगे? मृदु जल, ठीक है। तो ये साबुन के साथ झाग देता क्यों नहीं है? इसके पानी में ऐसा क्या चीज मिला रहता है कि यह साबुन के साथ झाग नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिले रहते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट, क्लोराइड मिले रहते हैं, सल्फेट मिले रहते हैं और नाइट्रेट मिले रहते हैं। चार चीजें मिले रहती हैं। पहला बाइकार्बोनेट, दूसरा क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, ठीक है। चार चीजें। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या मिले रहते हैं? बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। इन्हीं सबकी वजह से वह साबुन क्या करता है? झाग नहीं देता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कठोर जल है उस कठोर जल में क्या मिला रहता है, ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बताएंगे, सल्फेट बताएंगे, क्लोराइड बताएंगे और नाइट्रेट, यही सब मिले रहते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। और यह जल की कठोरता जो होती है वह दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें दो प्रकार की कठोरता होती है। एक होती है अस्थायी कठोरता, यानी टेम्परेरी हार्डनेस,
ठीक है, और एक होती है स्थायी कठोरता। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम लोग देखें कि अस्थायी कठोरता क्या होती है और स्थायी कठोरता क्या होती है, यानी टेम्परेरी वाली कठोरता कौन है और परमानेंट वाली कठोरता कौन है। जिस पानी को उबाल देंगे, पानी को उबालते हैं तो उसके नीचे देखते होंगे कि सफेद सफेद कुछ जम जाता है। देखें, पानी को जब बॉयल करेंगे तो पानी का कुछ भाग ऊपर रह जाता है जो शुद्ध पानी है, उस पानी का स्वाद भी बदल जाता है। कभी उबाल करके पानी चीखे हैं, पिए हैं? नीचे जिस बर्तन में उबालेंगे उसमें सफेद सफेद कुछ जम जाता है, देखे हैं नीचे, पानी के नीचे, तो वो जो है अस्थायी कठोरता रहती है, यानी उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो हैं वो नीचे जम जाते हैं। ठीक है, जो कण हैं, ये जो बाइकार्बोनेट हैं, यही नीचे जम जाते हैं। ठीक है, तो अस्थायी कठोरता को उबाल के दूर कर सकते हैं, यानी इस अस्थायी कठोरता जो है वो उबाल करके दूर कर सकते हैं। और जिस कठोरता को उबाल करके नहीं दूर कर पाएंगे उसको क्या कहेंगे, परमानेंट हार्डनेस, यानी स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता वाले जल को हम कैसे दूर कर देंगे, उबाल के, पानी को उबाल देंगे, उसकी अशुद्धि जो है दूर हो जाएगी। लेकिन जो स्थायी है, परमानेंट है, उसको कैसे दूर करेंगे, उसको दूर करने की अलग अलग विधियां हैं। क्लार्क विधि है, कैल्गन विधि है, ठीक है, परम्यूटेड विधि है, वो सब हम बताएंगे। तो उसको दूर करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। तो ये जो जल की कठोरता है वो दो तरह की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। यानी जिसको उबाल कर दूर कर किया जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, अस्थायी कठोरता, और जिसको उबाल के दूर नहीं कर सकते हैं उसको कहेंगे परमानेंट हार्डनेस, यानी स्थायी कठोरता। ठीक है, तो जिसको उबाल के दूर कर देंगे वो क्या है, अस्थायी, और जो उबाल करके दूर नहीं कर सकते कठोरता उसको कहेंगे स्थायी। ठीक है, चलिए चलिए अब हम देखेंगे कि कठोर जल में दो तरह की कठोरता थी। ठीक है, पहला था अस्थायी कठोरता और दूसरा था स्थायी कठोरता। यही था ना? तो देखिए, जो लवण थे, जो कठोर जल में चार तरह के लवण थे। पहला बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट है उसके कारण कौन सी कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता। और अब कौन बचे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बचे, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। जब घुले हैं तो कौन सी कठोरता होगी, स्थायी कठोरता। जैसे आपसे पूछा जाता है एक पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड घुले हैं, कौन से क्या घुले हैं, क्लोराइड, तो जल की कठोरता कौन सी है, स्थायी है कि अस्थायी है, स्थायी है। अस्थायी कठोरता केवल बाइकार्बोनेट के कारण होगी। किसके कारण, बाइकार्बोनेट के कारण। पानी में जो अस्थायी कठोरता होगी वो किसके कारण होती है, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। तब अगर सल्फेट घुला है, क्लोराइड घुला है या नाइट्रेट घुला है तो कौन सी कठोरता होगी, स्थायी कठोरता, यानी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अस्थायी कठोरता दूर कैसे करते हैं। उबाल देते हैं, पहला तो दूर करने की विधि क्या है, उबालना, और दूसरी विधि है क्लार्क विधि। कौन सी विधि, क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में क्या किया जाता है, बूझे चूने से क्रिया कराई जाती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की अशुद्धि जो है दूर हो जाती है। ये क्या है, अशुद्धियां है, तो इसको दूर कैसे करेंगे, ये उबाल देंगे तब भी। एक क्लार्क विधि में कैसे दूर करते हैं, बूझे चूने से क्रिया करा के।
ठीक है, बूझे चूने से क्रिया कराके। तो क्लार्क विधि में अस्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं? तो क्लार्क विधि में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? बूझा चूना। क्या चीज? बूझा चूना। तो याद रखिएगा कि क्लार्क विधि में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो बूझा चूना। ठीक है, तो बूझे चूने से क्रिया करा के हम इसकी जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अस्थायी आपसे कितने प्रश्न बनेंगे? 2 प्रश्न बनेंगे। इसमें टोटल 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। पहला कि जो अस्थायी कठोरता होती है जल की, वह किन लवणों के घुलने के कारण होती है? तो कौन कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले होने के कारण। कौन सा लवण घुला रहता है कि जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण। जल की अस्थायी कठोरता दूर कैसे कर सकते हैं? उबाल कर दूर कर सकते हैं और क्लार्क विधि से कर सकते हैं। क्लार्क विधि में कौन सा पदार्थ डाला जाता है? बूझा चूना। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लार्क विधि में बूझा चूना डाला जाता है। बूझा चूना किस काम आता है? अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय। स्थायी कठोरता, ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग ये समझ गए कि जो अस्थायी कठोरता है, स्थायी कठोरता है वो किन किन लवणों के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। अब जल की स्थायी कठोरता दूर करने की क्या क्या विधियां हैं? ठीक है, देखिए तो हम लोग ये देखें कि अब हम इस अस्थायी कठोरता में क्या होता था? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या थे? बाइकार्बोनेट। अब हम देखेंगे स्थायी कठोरता। ठीक है, स्थायी कठोरता किन किन लवणों के कारण होती है? किनके घुले होने के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होते हैं, क्लोराइड घुले होते हैं और नाइट्रेट घुले होते हैं। ठीक है, अब इसको दूर करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन विधियां हैं? धावन सोडा विधि है, परम्यूटेड विधि है, इस विधि को जियोलाइट विधि भी कहते हैं, जियोलाइट विधि, और कैलेगन विधि है, और संश्लेषित रेजिन विधियां हैं। क्योंकि ये केमिस्ट्री का भाग है तो इन सब विधियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग तो पढ़ते रह जाएंगे। एक एक विधि बहुत लंबी विधि है, कैसे शुद्ध किया जाता है। तो हमारा मतलब वो नहीं है, कंपटीशन में जब पूछता है, परीक्षा में जब पूछता है तो ये पूछता है कोई विधि नाम ले लिया, परम्यूटेड विधि मान लीजिए ले लिया। परम्यूटेड विधि से जल की कौन सी कठोरता दूर होती है? अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता, या दोनों कठोरता, या कोई नहीं? तो कौन सी होती है? स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, जियोलाइट विधि से कौन सी कठोरता दूर होती है? स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, दोनों कठोरता, या कोई नहीं? स्थायी कठोरता। ठीक है, कैलेगन विधि से जल की किस प्रकार की कठोरता दूर करते हैं? स्थायी, अस्थायी, दोनों, या कोई नहीं? अब ध्यान से देखें, क्लार्क विधि से जल की कौन सी कठोरता दूर करते हैं? अस्थायी, स्थायी, दोनों, या कोई नहीं? अस्थायी ना। यदि किसी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले हुए हैं, किसी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले हैं, तो उस जल में कौन सी कठोरता होगी? अस्थायी, स्थायी, या वह जल होगा किस प्रकार का? अस्थायी कठोरता का जल, स्थायी कठोरता का जल, मृदु जल, डिस्टिल्ड वाटर, या कैसा वाटर, कैसा पानी होगा? अस्थायी कठोरता। अगर सल्फेट है तो स्थायी कठोरता, अब बाइकार्बोनेट रहेगा तो
अस्थायी कठोरता। ठीक है, तो ये विधि पूछता है। ठीक है, चलिए अब एक हमारा जल और बचा है, भारी जल, चौथा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम देखेंगे भारी जल के बारे में, हैवी वाटर। ठीक है, सामान्य जल का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, H2O। इसका अणु भार होता है हाइड्रोजन का 112 और 16 कितना होता है 18। ये क्या होता है अणु भार 18 और सूत्र क्या होता है H2O। ये किसका है, सामान्य जल का। किसका है, सामान्य जल का। जो जल हम लोग देखते हैं उस जल का सामान्य सूत्र होता है H2O, अणु भार होता है 18। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब भारी जल का सूत्र पढ़ेंगे तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बहुत पूछता है, बहुत प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि भारी जल का सामान्य सूत्र क्या है, तो क्या कहेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अणु भार कितना होता है 20। ठीक है, तो याद रखिएगा भारी जल का जो सूत्र होता है वो है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका काम क्या है, परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में यानी गाढ़ा करने के लिए। ये समझिए जैसे जब परमाणु संयंत्र होता है उसमें जब अभिक्रिया होती है, यूरेनियम रहता है। यूरेनियम एक पदार्थ है, विखंडित होने वाला पदार्थ, बहुत खतरनाक है, जिससे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनते हैं। ठीक है, तो जब वो क्रिया करता है तो वो विखंडित होता है तो वो न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन। वो न्यूट्रॉन बहुत तेजी से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, बहुत तेजी से। तो उनको रोकना होता है। उनको क्या करना होता है, रोकना होता है। तो उनको रोकना मतलब मंदक माने कम करना, मंदक माने कम करना। उनको उनका जो गति है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे ये सोचिए कि आप ही हैं, अगर पानी में दौड़ रहे हैं, ठीक है, हल्का पानी है तो उसमें तेजी से दौड़ेंगे। अगर गाढ़ा पानी है तो उसमें पैर फंसने लगेगा कि नहीं। जैसे हिल्ला उल्ला रहता है, हिलई है, कचड़ा है, तो उसमें जब डोलते हैं तो पानी मतलब पैर फंसने लगता है। हल्का पानी है, पतला पानी है तो उसमें आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन है। जब गाढ़ा पानी, ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है वो भारी है, पानी से भारी है कि नहीं, पानी का 18 है और इसका क्या है 20 है, तो ये भारी है। तो ये न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, धीमा करता है। मंदक माने परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, यानी उसको गाढ़ा कर देता है। तो वो क्या होता है, उसकी गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा, चूंकि भारी होता है तो इस वजह से थोड़ा 101.24 डिग्री, 101.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, यूरे नामक वैज्ञानिक। किसने की थी, यूरे नामक वैज्ञानिक ने। इसके 6000 अगर पानी का अणु है तो उससे एक अणु बना सकते हैं। 6000 पानी के अणु से एक अणु भारी जल बना सकते हैं। समझ रहे हैं, या ऐसे समझिए जैसे 6000 लीटर अगर हमारे पास पानी है तो उससे कितने लीटर भारी जल बनाएंगे, 1 लीटर। 6000 में 6000 लीटर अगर ये हमारा सामान्य जल है तो उससे 1 लीटर भारी जल बना सकते हैं। ठीक है, 6000 अणु में एक अणु होता है ड्यूटेरियम का। ठीक है, चलिए इसका निर्माण कहाँ होता है, उड़ीसा के तालचर नामक स्थान पर। कहाँ, उड़ीसा के तालचर नामक स्थान पर। ठीक है, निर्माण करने की विधियां क्या हैं, 2 विधियां हैं, प्रभाजी आसवन विधि और वैद्युत अपघटन विधि। अभी प्रभाजी आसवन हम लोग देखे थे, जो डिस्टिल्ड वाटर बना रहे थे, आशुद्ध जल बना रहे थे, तो यहाँ पर गर्म करेंगे, जो शुद्ध जल है वो नीचे निकल जाता है और अशुद्धियां नीचे रह जाती है। शुद्ध जल है ऊपर निकल जाता है और अशुद्धियां नीचे रहती है। ये तो हो गया प्रभाजी आसवन विधि।
ये कौन सा हो गया? प्रभाजी आसवन विधि। तो ये तो हमने पढ़ा है डिस्टिल्ड वाटर में, जो आशुद्ध जल पढ़े हैं। तो अब देखिए वैद्युत अपघटन विधि में क्या होता है। वैद्युत अपघटन में एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड जैसे हम लोग बैटरी देखते हैं, तो बैटरी में एक लिखा होता है धन और एक होता है ऋण। देखे हैं? जब भी बैटरी देखते हैं, कोई सेल देखते हैं, बैटरी देखते हैं, तो उस पर देखेंगे तो एक तरफ लिखा होगा धन और एक तरफ होगा ऋण। ठीक है? तो जो धन रहता है उसी को कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। जो ऋण रहता है उसी को कहते हैं कैथोड। तो हमने क्या किया है कि ये जो वैद्युत अपघटन विधि है उसमें जो कैथोड है यानी जो ऋण वाला है वो इस्पात है। इस्पात का बर्तन ले लिए, ठीक है, इसको ऋण तार से जोड़ दिए। किस तार से? ऋण तार से। अब उसमें एक एनोड ले लिए। एनोड मतलब ये तार धन वाला तार है, ठीक है, ये धन वाला तार है और ये ऋण वाला तार है। ऋण वाला क्या है? इस्पात है और धन वाला क्या है? निकिल है, निकिल। ठीक है। तो जब इसमें विद्युत धारा डालेंगे, प्रवाहित करेंगे, धन को धन से जोड़ देंगे, ऋण को ऋण से जोड़ देंगे, तो इसमें पानी बहने वो वैद्युत धारा बहने लगेगी। तो वैद्युत धारा बहने लगेगी तो ये पानी धीरे धीरे वाष्प बन के क्या करेगा? ऊपर इसमें उड़ने लगेगा। ठीक है। तो पानी वाष्प बन के उड़ने लगेगा और इधर से वो निकल जाएगा और जो नीचे जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? भारी जल। क्या बचेगा? भारी जल। और शुद्ध पानी जो है वो निकल जाएगा, जो बच जाएगा, जो भारी जल रहेगा वो बच जाएगा। तो ये है विद्युत अपघटन विधि। ठीक है। तो देखिए भारी जल में कई प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है भारी जल का सामान्य सूत्र क्या होता है। भारी जल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सूत्र क्या है? D2O। D2O। H2O गलती से मत बता दीजिएगा। H2O किसका है? जल का। अब भारी जल का D2O। ठीक है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20। क्वथनांक कितना है? 101.24 डिग्री सेल्सियस। इसका कार्य क्या है? परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, यानी न्यूट्रॉन को रोकने के लिए, न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। ठीक है। जो उसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं वो बहुत तेजी से भागते हैं, तो उसकी गति को कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक। खोज किसने की थी? यूरे ने। 6000 अणु में से सामान्य जल का 6000 अणु है, तो हम उससे कितने अणु भारी जल बना सकते हैं? 1 अणु। 12000 अणु जल का है तब कितने अणु बना देंगे? 2। ठीक है। चलिए, इसका निर्माण कहाँ होता है? उड़ीसा के तालचर में। ठीक है। उड़ीसा का तालचर स्थान है वहीं पर। कैसे निर्माण की क्या कौन सी विधियां हैं? प्रभाजी आसवन विधि और विद्युत अपघटन विधि। तो ये हमने आज क्या पढ़ा? जल के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाटर। ठीक है। जल कितने प्रकार के होते हैं? टोटल कितने प्रकार के? 4 तरह के। कौन कौन? आशुद्ध जल, मृदु जल, कठोर जल, भारी जल। ठीक है। इनके बारे में पढ़ा। और जल, कठोर जल की जो कठोरता थी 2 तरह की थी, एक अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता और एक स्थायी, एक टेम्परेरी कठोरता और एक परमानेंट कठोरता। उसमें कठोरता वाले में 4 पदार्थ थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। बाइकार्बोनेट घुले हैं तो अस्थायी और क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट घुले हैं तो स्थायी कठोरता। ठीक है। चलिए, तो ये आपका जल के प्रकार समाप्त हो गया। ठीक है।